आज मैं बताने वाली हूँ 5 कॉमन कॉजेज ऑफ मिसआर्टिकुलेशन और अनक्लियर स्पीच। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आती हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस। स्पीच क्लैरिटी के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा या आई बटन में रहेगा, आप लोग प्लीज़ चेक करिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में रहेगा कमेंट बॉक्स, और क्या पता इस वीडियो का कमेंट आपका ही हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट से मैं कुछ स्पीच थेरेपी के टॉयज़ या कुछ स्पीच थेरेपी के मटेरियल्स, फ्लैश कार्ड्स, बुक्स जो भी है उनके लिंक्स भी दे दिया करूँगी, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि इस चीज़ के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या नए तरीके से हम करवा सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप ज़रूर चेक करिएगा। ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं मिसआर्टिकुलेशन के, लेकिन कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिसमें मिसआर्टिकुलेशन बहुत ही प्रोमिनेंट होता है और होता ही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं। फर्स्ट रीज़न है टंग टाई। टंग टाई मतलब टंग का जो नीचे वाला पोर्शन है, मतलब अगर आप ऐसे करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है बहुत बच्चों का जुड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से टंग की मूवमेंट नहीं हो पाती। तो जो साउंड्स टंग ऊपर करके प्रोड्यूस होते हैं, जैसे ल, न, ट, ये प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मिसआर्टिकुलेशन या स्पीच क्लैरिटी में दिक्कत होती है। दूसरा है हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस बाइलैटरल भी हो सकता है या यूनिलैटरल केसेस में भी हो सकता है, मतलब दोनों कानों में हियरिंग लॉस है तब भी मिसआर्टिकुलेशन हो सकता है, एक कान में हियरिंग लॉस है तब भी मिसआर्टिकुलेशन हो सकता है। ज़्यादातर देखा गया है कि सीवियर टू प्रोफाउंड केसेस में ज़्यादा मिसआर्टिकुलेशन होती है, क्योंकि उसमें जो एड दिया जाता है या हियरिंग एड दिया जाता है उसका गेन उतना नहीं होता है जो कि बच्चा सुन के समझ पाए। तो उस वजह से हियरिंग एड पहने हुए बहुत बच्चों का मिसआर्टिकुलेशन होता है या स्पीच क्लैरिटी नहीं हो पाती, क्योंकि वो सुन के नहीं समझ पाती। ठीक है। और अगर आप कॉक्लियर इम्प्लांट के बच्चों को देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही स्पीच क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि उन्हें कुछ दिक्कत है। तो जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि एज ऑफ आइडेंटिफिकेशन और एज ऑफ इंटरवेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस मामले में भी किसी भी चीज़ में जो आप आइडेंटिफाई करते हो जिस एज में और इंटरवेंशन करते हो जिस एज से स्टार्ट करते हो, अगर वो बचपन में है 0 to 3 इयर्स में, तो बच्चे की बात साफ होने का चांस ज़्यादा है, स्पीच क्लैरिटी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। अगर आप प्रॉपरली ऑडिटरी ट्रेनिंग करवाते हैं, अगर आप प्रॉपरली स्पीच थेरेपी करवाते हैं तो। हियरिंग लॉस पे भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा या आई बटन पे रहेगा। तीसरा है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट मतलब जो ये पैलेटल पोर्शन है जहाँ पे हम लोग तालू बोलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे पिक्चर दे दूँगी, वो तालू में छेद होती है, क्लेफ्ट होता है। वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या सब म्यूकस क्लेफ्ट भी हो सकता है, जो कि बाहर से नहीं दिखेगा लेकिन अंदर कुछ छेद है। ठीक है, ये होता है मैलफॉर्मेशन से। बच्चा जब छोटा रहता है तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, पैलेटल डेवलपमेंट जब हो रहा होता है, तब कुछ दिक्कत आने पर ये कंजेनाइटल एनोमैलीज के हिसाब से आता है बच्चे को। इसका समाधान है बच्चे का ऑपरेशन करके उसको बंद करना, क्लेफ्ट को बंद करना और फिर स्पीच थेरेपी करवाना। ऑपरेटेड क्लेफ्ट पैलेट में ओरोमोटर एक्सरसाइजेस का एक बड़ा रोल रहता है, जो कि थोड़े से मतलब जो नॉर्मल ओरोमोटर एक्सरसाइजेस होते हैं या मैंने अभी तक जो दिखाया है उससे थोड़े अलग होते हैं। तो अगर आपको क्लेफ्ट पैलेट के एक्सरसाइजेस के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्लेफ्ट पैलेट, तो मैं ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी क्लेफ्ट पैलेट की वीडियो।
फोर्थ पॉइंट है डाउन सिंड्रोम। अब ये सिंड्रोमिक केसेस में स्पेशली डाउन सिंड्रोम में उनकी टंग थोड़ी थिक होती है और बड़ी होती है। ठीक है, कई बच्चों में आप देखेंगे कि माउथ क्लोजर के बाद भी टंग बाहर आ रही है, लाइक इस तरह से। ठीक है, क्योंकि उनकी टंग थोड़ी बड़ी होती है और टंग थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उनके टंग में नहीं होती और टंग एलिवेशन में भी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से उनको मिसआर्टिकुलेशन होती है। फिफ्थ पॉइंट है वेलोफेरिंजियल इनसफिशिएंसी, जिसकी वजह से हाइपर नेजलिटी हो सकती है। हाइपर नेजलिटी मतलब जो नेजल साउंड्स ज़्यादा आना, मतलब नाक से हवा ज़्यादा आना। मैंने एक वीडियो बनाई थी प्री रिक्विजिट्स ऑफ गुड प्रोनाउंसिएशन करके, मुझे याद नहीं आ रहा टाइटल, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें देखेंगे मैंने बताया था कि ओरल साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं और नेज़ल साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो जब नाक से हवा आती है तो नेज़ल साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं और जब मुंह से आवाज़ आती है तो ओरल साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारे गले के पीछे एक वेलोफेरिंग्स बोल के एक जगह है जो कि वाल्व की तरह काम करती है। तो ओरल साउंड्स है या नेज़ल साउंड्स है, उस हिसाब से वाल्व ओपन एंड क्लोज होता है और उस हिसाब से हमारी साउंड क्लैरिटी बढ़ती है। तो वेलोफेरिंजियल इनसफिशिएंसी में ओरल साउंड्स भी नेज़ल साउंड सुनाई देते हैं, जिसकी वजह से स्पीच क्लैरिटी में दिक्कत आती है। मतलब वेलोफेरिंजियल इनसफिशिएंसी में नाक से ज़्यादा हवा आने की वजह से स्पीच क्लैरिटी में दिक्कत होती है। तो ओरल साउंड्स जो होते हैं वो भी नेज़ल साउंड्स की तरह ही सुनाई देते हैं। तो आपको इन सारे टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक डिटेल्स में चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। या टंग टाई या क्लेफ्ट पैलेट या वेलोफेरिंजियल इनसफिशिएंसी या हाइपर नेज़लिटी, आप नीचे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे आसानी होगी समझने में और मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अब देख लेते हैं इस वीक का कमेंट। सिंह 2559 जी ने बोला है कि मैम हमारा बच्चा 3 इयर्स का हो गया है पर बात नहीं करता, मम्मा पापा दीदी ऐसे 20 to 25 वर्ड्स ही बोलता है, खेलना और डांसिंग करता है, कोई काम करने को बोलो तो भाग कर करता है लेकिन बात नहीं करता, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इनके नीचे रॉनी रॉय 8739 ने भी सिमिलर कमेंट किया है कि यही तो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी बेटी भी 3 साल की है बट बात नहीं करती, सब काम करती है। देखिए 3 साल के उम्र में बच्चे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्पीच डिले तो है। ठीक है, लेकिन अब किस रीज़न से है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि स्पीच डिले किसी ना किसी रीज़न से होता है, नॉर्मली नहीं होता है। रीज़न्स मैं यहाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि अननेसेसरी रीज़न्स बता के ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है करके मैं पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहती। तो उसके लिए असेसमेंट करवाइए ताकि बच्चे का एज रहते रहते आपको कारण पता चले और इंटरवेंशन स्टार्ट कर सके, स्पीच थेरेपी ले सके अकॉर्डिंगली। बाकी मेरे चैनल पे बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स के वीडियोस अवेलेबल है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हियरिंग लॉस, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्पीच डिले, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं और असेसमेंट के लिए आप जा सकते हैं नियर बाय स्पीच थेरेपिस्ट के पास या मुझे मेल कर सकते हैं askanaamika10@gmail.com में ऑनलाइन असेसमेंट एंड गाइडेंस के लिए। एक और चीज़ है कि बहुत पेरेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैंने आपको कांटेक्ट किया है लेकिन मेल्स का कोई जवाब नहीं है। तो आई एम सो सॉरी कि मैं मेल्स का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, सब मेल्स का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। तो इसीलिए मैंने कमेंट बॉक्स स्टार्ट किया है ताकि कुछ पेरेंट्स का क्वेरीज़ मैं लिख के दे देती हूँ कमेंट में या मेल में, और कुछ क्वेरीज़ को मैं
आप सबके सामने डिस्कस कर सकूं। और अगर ऐसा है कि आपने बहुत दिन से मेल किया हुआ है और कोई रिप्लाई नहीं आया है, या इंस्टाग्राम में मैसेज किया हुआ है कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो आप दोबारा एक और बार पिंग कर दीजिए प्लीज़। तो मैं ट्राई करूँगी कि इस बार ज़रूर आपको रिप्लाई करूँ। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें, कमेंट करें, क्वेरीज़ करें, क्योंकि मैं वहाँ से भी क्वेरीज़ या कमेंट ले सकती हूँ और अपने वीडियोज़ में डिस्कस कर सकती हूँ। आशा करती हूँ ये कमेंट बॉक्स आप सबको अच्छा लगा। आप सबके कमेंट्स ने ही मुझे मोटिवेट करके रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे काम में मतलब टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ। बीच बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं लाने की कोशिश करती हूँ, आप सबको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, मेल करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।